हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल मिशन 360। तो हम लोग जो जियोग्राफी का लेक्चर लेकर के आ रहे हैं जो कि बिगिनर्स के लिए है, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीएस पढ़ना या ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है। तो हमने कल टोटल 7 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं और मैं बताता हूँ आपको, हर बार बताता हूँ कि इधर यू आर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और यू आर स्टडिंग इन क्लास 8, 9, 10th, जहाँ पर भी आपको ज्योग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इधर इट्स वन डे एग्ज़ाम और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं गारंटी दे सकता कि यूपीएससी में से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछेंगे, बट यूपीएससी में कंसेप्चुअल बेसिस पर, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो क्लियर कराने की पूरी कोशिश हमारी टीम की रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस साइड शुभम एंड हम लोग को पढ़ना है आज लेक्चर 8 क्यूपर बेल्ट से, ठीक है ना। पहले समझते हैं क्यूपर बेल्ट होता क्या है। जब हमारा यूनिवर्स बन रहा था, जब हमारा पूरा ब्रह्मांड बन रहा था, तो क्या हुआ कि डस्ट और गैस पार्टिकल जो है वो क्लोज आते हैं एक दूसरे के। डस्ट और गैस पार्टिकल आए कहाँ से? ड्यूरिंग द, मतलब अगर एक रिसेंट थ्योरी देखी जाए जो कि आपकी बिग बैंग थ्योरी है, तो उसमें ये बताते हैं स्टीफन हॉकिंस कि स्टार्टिंग में जो यूनिवर्स था वो बहुत ही एक स्मॉल पी, मतलब मटर के दाने के बराबर जो है कंसनट्रेटेड था, और फिर उसमें एक विस्फोट होता है ड्यू टू सम रीजंस, और फिर वो सारी चीज़ें जो है वो स्कैटर हो जाती हैं हर जगह, और फिर यूनिवर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो वही कह रहा है कि उसमें डस्ट और गैसेस पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोज आते हैं और सन और प्लैनेट जो है फॉर्मेशन, सन और प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है सम ऑफ द रॉकी पार्टिकल्स, कुछ ऐसी चट्टानी चीज़ें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है, कुछ रॉकी पार्टिकल्स यानी कि कुछ चट्टानी जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, सन के द्वारा इंगल्फ कर दिए जाते हैं, यानी कि सन उन्हें अवशोषित कर लेता है, खा जाता है एक तरीके से, ये समझिए, ठीक ना। एंड सम ऑफ देम एक्यूमुलेटेड इन क्यूपर बेल्ट, और कुछ जो बच जाते हैं, ठीक, वो कहाँ चले जाते हैं, वो क्यूपर बेल्ट में चले जाते हैं। तो क्यूपर बेल्ट है क्या? क्यूपर बेल्ट कुछ नहीं है, बस वही चट्टानी या चट्टानी कणों का जो भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं आपके ब्रह्मांड में, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, उन्हीं का एक्यूमुलेशन है, उन्हीं यानी कि उन्हीं का एरिया है जहाँ पर छोटे मोटे ग्रह भी पाए जाते हैं जो प्लैनेट्स की तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते हैं, मतलब ग्रह उन्हें नहीं कहा जाता है, वो भी पाए जाते हैं क्यूपर बेल्ट में। उसके अलावा बहुत सारी चट्टानें पाई जाती हैं, तो यही है। और केबीओ बोलते हैं बेसिकली उसको, क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो भी क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं, उन्हें क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बेसिकली ये जो क्यूपर बेल्ट है क्या, मैंने बता ही दिया कि हमारा जो सौरमंडल है यानी कि सौर प्रणाली है, सोलर सिस्टम है, उसके सीमा पर स्थित यानी कि उसके एंड पॉइंट पर स्थित जो है क्यूपर बेल्ट होती है, ठीक। फिर कह रहा है कि लार्जर देन एस्ट्रॉयड फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, तो सर्कमस्टेलर बेल्ट भी इसको बोलते हैं, केबीओ को, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर जो है मार्स और जुपिटर के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड्स पाए जाते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उनसे भी बड़े बड़े ग्रह या उनसे बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह, ज़्यादा प्रिसाइज होगा बोलना, वो पाए जाते हैं आपके क्यूपर बेल्ट में, ठीक। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे लिबनिज एक माउंटेन है जो कि मून पर पाया जाता है, हमारे चंद्रमा पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? वो साउथ पोल पर स्थित है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है जो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछता है, वनडे एग्जामिनेशन में खास करके, कि 57% पार्ट ऑफ मून इज सीन फ्रॉम अर्थ, हमारी पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 57% भाग ही देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि जितने देर में चंद्रमा एक घूर्णन पूरा करता है, लगभग उतने ही टाइम में पृथ्वी भी एक घूर्णन पूरा करती है। तो एवरी टाइम व्हेन वी सी द मून, हम उसे सेम सिचुएशन में देखते हैं और दूसरा पार्ट हमें नहीं दिखता है मून का, ठीक है। तो बहुत सारी अटकलें लगाई जाती हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं कि उधर हाइड्रोजन पाया जाता है और एलियंस आते हैं, शिप उतारते हैं, हाइड्रोजन एक्सकेवेट करके ले जाते हैं। तो ये सारी थ्योरी है, ठीक है ना। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती रहती हैं इस तरह की। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या कहते हैं? तो शांति सागर या शांति का सागर, ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत। तो जो पोर्शन हम मून का नहीं देख पाते हैं, ठीक ना, हम ये बिलीव करते हैं कि द पोर्शन विच वी कुडंट सी, ठीक ना, वो शांति का सागर है। दैट मीन्स कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से उसे जानते हैं कि वहाँ पर शांति रहती होगी, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं इसलिए, ठीक है। शायद हम किसी और प्लेनेट पर होते जिसका रोटेशन टाइम जो है वो मून के रोटेशन टाइम के इक्वल नहीं होता, तो हम लोग वो पार्ट भी मून का देख सकते थे।
फिर बात कुछ और होती है। आते हैं मिशन के बारे में बात करते हैं। मैं हर एक सेक्शन में मिशन की बात ज़रूर कर रहा हूँ, क्योंकि मिशन से क्वेश्चन पूछते हैं तो जो भी स्टूडेंट है उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि शायद ही कोचिंग्स में इस पर ध्यान दिया जाता है। और जो क्वेश्चन सेटर है, पेपर सेटर है, वो ज़रूर से ज़रूर इससे रिलेटेड चीज़ें डालते हैं। तो बात करते हैं अपोलो 1 का। अपोलो 1 एक जो साहसिक यात्रा थी, या फिर जो स्पेसशिप गया हमारा 1969 में, उसमें 2 व्यक्ति गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसका नाम आपने सुना होगा, और बज एल्ड्रिन, ठीक है ना। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे और बज एल्ड्रिन गए थे 1969 में। इन दोनों लोग को मून पे जाने का एक खिताब हासिल है। इसके बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज आई। आप अगर इंटरनेट पर निकाल करके सर्च करोगे तो कहा जाएगा कि चूंकि देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, जब चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जहाँ चल रहे हैं वहाँ पर धूल उड़ती हुई कैसे दिखाई जा रही है, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर नहीं गए थे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट्स दिए जा रहे हैं कि उनके पैर में मिट्टी लगी हुई है, और बहुत सारे फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं, बहुत वो कॉन्स्पिरेसीज ही रहती हैं। हम लोग ये मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, और यही ऑफिशियली एक्सेप्टेड है। कॉन्स्पिरेसी अपनी जगह है। फिर आता है टाइटेनियम। जो मून की सॉयल है वहाँ पर टाइटेनियम जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। तो ये भी माना जाता है कि जो एलियंस हैं हमारे, जो कि अभी तक तो पता नहीं चला कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ठीक है ना, वो टाइटेनियम जो है एक्सकेवेट करते हैं एलियंस आकर के मून से। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो चलती रहती है। बहरहाल जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मून के सॉयल में टाइटेनियम की उपलब्धता होती है, मतलब प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम इज इन मून सॉयल, ठीक। अब आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी को चेक करते हैं। पहला आता है सुपर मून। तो सुपर मून क्या होता है? सुपर मून होता है आपका नियरेस्ट टू अर्थ। जब आपकी मून, सपोज करिए ये हमारी है प्यारी अर्थ और ये हमारा मून, सपोज करिए बस, ठीक ना। तो मून जब अर्थ के सबसे नज़दीक है, दैट इज कॉल्ड एट पेरिजी, ठीक ना, पेरिजी बोला जाता है उसको। तो मून जब सबसे नज़दीक है तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं सुपर मून। इस समय मून जो है, यहाँ पर 2 मैंने फैक्ट दिए हैं कि 14% बिगर दिखता है, 30% ब्राइट दिखता है, मतलब 30% ज़्यादा चमकदार दिखता है इन कंपैरिजन टू जो कि नॉर्मल डेज़ के, ठीक है ना। और 14% बिगर दिखता है, बड़ा भी दिखता है। तो कभी कभार आपने ऐसा देखा होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड सुपर मून, ठीक है। जब पेरिजी पे होगा तो इस तरह का दिखता है। उसके बाद आता है ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है कि 2 फुल मून, यानी कि अगर 2 पूर्णिमा एक ही कैलेंडर मंथ में आ जाएं, यानी कि मान लीजिए कि अभी आपका जून चल रहा है, अब जून में 2 पूर्णिमाएं पड़ती हैं, तो जो दूसरा होता है उसे हम लोग ब्लू मून कहते हैं। यानी कि पहली पूर्णिमा को नहीं, मान लीजिए पहली जून के फर्स्ट डे 1 को पड़ी, और फिर जो सेकंड पड़ी वो 25 को पड़ी या 26 को पड़ी जून में, ठीक है। तो जो 26 वाली होगी उसे हम लोग बोलेंगे ब्लू मून। नाउ द कलर ब्लू इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी कलर ऑफ मून, मतलब मून का कोई ब्लू से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो जनरल एक नाम रख दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लू मून। नेक्स्ट आता है ब्लड मून। ब्लड मून का मतलब ये होता है कि जब भी लूनर एक्लिप्स लगता है, यानी कि आपका चंद्र ग्रहण लगता है, तो पृथ्वी की जितनी छाया है, चंद्र ग्रहण लगता है तो पृथ्वी की जितनी छाया है वो हमारे मून को ढक लेती है, ऐसे समझिए, ठीक ना, ऐसे। तो मून को क्या कर रही है, पूरी तरह से ढक ले रही है, ठीक, मून को ढक ले रही है। तो इस समय जो है शैडो जो है अर्थ का बनता है आपके मून पर, दैट इज कॉल्ड ब्लड मून, ठीक ना। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं एस्ट्रॉयड्स के बारे में कुछ जानते हैं। एस्ट्रॉयड्स को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। थोड़ा सा मैंने बताया था, फिर बता देता हूँ कि हमारा जो मार्स है, ठीक है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है ना, मार्स, वीनस, अर्थ, जुपिटर, स्टार्टिंग से 4 प्लैनेट यही हैं अर्थ के, सन के नज़दीक 4 प्लैनेट यही हैं। तो वहाँ पर अगर आप मार्स के पास पहुँचोगे तो यहाँ से और सन तक के जितने प्लैनेट हैं, दैट इज़ कॉल्ड आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट। ये क्या कहलाते हैं? इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह, ठीक। और जुपिटर से बाहर के क्या कहलाते हैं? आउटर प्लैनेट, जोवियन या फिर बाह्य ग्रह, ठीक है। तो इनके बीच में जो है आपके बहुत सारे क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड्स यानी कि चट्टानी संरचनाएं पाई जाती है। तो ये जो चट्टानी संरचना है उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात क्या होती है, अगर ये क्षुद्र ग्रह घूमते हुए, चूंकि ये परिक्रमा करते रहते हैं साथ में, अगर किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते हैं तो उन्हीं के साथ परिक्रमा करते रहते हैं। सपोज करिए कि वो कहीं और से चले, ठीक है, और अर्थ के नज़दीक आने के बाद अर्थ पे गिरने जैसी सिचुएशन बनी, तो अगर वो अर्थ पे गिरते हैं, चलिए पहले थोड़ा पुराने समय में चलते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स होता क्या था कि बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स एंड अदर थिंग्स, मेटेरॉइड्स घूमते रहते थे, तो वो अर्थ पर गिरते रहते थे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से लोनार लेक है एक महाराष्ट्र का, जिसका निर्माण जो हुआ है वो आपका हुआ है क्षुद्र ग्रह के गिरने से, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मन में आता है कि अगर ये एस्ट्रॉयड अर्थ पर गिर सकते हैं तो इन फ्यूचर अगर कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड्स, सपोज करिए कि बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड, मान लीजिए कि अपने मून के 1/10 टोटल साइज़ का कोई एस्ट्रॉयड्स अर्थ पर गिरने वाला है, तो फिर करेंगे क्या, या उसका 100th पार्ट अगर गिरने वाला है तो करेंगे क्या, क्योंकि वो जहाँ गिरेगा वहाँ आबादी होगी, में भी आबादी हो तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर आबादी नहीं भी है, अगर किसी समुद्र में या कहीं गिरता है तो वाटर लेवल तो वो बढ़ा ही देगा फॉर सम टाइम, ठीक है ना। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से चूँकि वो जाएगा तो फिर वाटर बाहर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, तो इसको लेके जितने साइंटिस्ट थे हमारे वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे, वो बहुत ज़्यादा वरीड थे। तो उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसका नाम है डार्ट। तो हम लोग पढ़ते हैं डार्ट के बारे में। और डार्ट क्या है? डार्ट है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। समझेंगे आप कि एस्ट्रॉयड अगर गिर रहा है तो रीडायरेक्शन टेस्ट करेंगे उसका, यानी कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। सपोज करिए कि वो अर्थ पर गिरने वाला है, अगर हमारे पास इतना समय रहा तो हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करके उसे बाहर कहीं साइड में, मान लीजिए कि 2-4 डिग्री 6 डिग्री चेंज करने से अगर वो बाहर चला जाता है तो पहली कोशिश ये करेंगे। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए कि वो किसी आबादी भरे इलाके में गिर रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज करके कहीं पानी, समुद्र इत्यादि जगह जो है उसको गिराने का प्रयास करेंगे। तो डार्ट ये करता है। वर्क किस पे करता है? तो ये करता है काइनेमेटिक इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पे, यानी कि गतिज ऊर्जा आघात तकनीक पर यह काम करता है। तो इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं जानना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कॉमेट्स। कॉमेट्स को हम लोग बोलते हैं धूमकेतु, ठीक। आशा करता हूँ सबने सुना होगा कॉमेट्स जो है या धूमकेतु, आप सभी ने सुना होगा। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, यानी कि आकाशीय पिंड हैं जो आकाश में पाए जाते हैं, मेड अप ऑफ डस्ट, आइस एंड कोल्ड गैसेस। ये धूल, बर्फ़ और ठंडी गैसेस से मिलकर बने होते हैं। इनकी टेल्स होती हैं lakhs किलोमीटर लॉन्ग टेल फ्रॉम फार फ्रॉम सन। मतलब मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है ना, तो सूरज के नज़दीक जब ये जाती हैं तब ये दिखना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इनकी ये बर्न होना, ऐसे समझिए कि बर्न होना स्टार्ट कर देती हैं। बर्न होना मतलब जो आईसी या डस्ट और कोल्ड गैसेस से बनी है, तो कोल्ड गैसेस धीरे धीरे इवेपोरेट होंगी और फिर वो चमकने लगती हैं, ठीक ना, ये शाइन करने लगती हैं। तो कुछ इस तरह से दिखाता है, ठीक ना। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो स्टार्टिंग पार्ट को बोलते हैं कॉमा या कोमा हिंदी में, ठीक है। बीच वाले को फोकस या नाभि और लास्ट को टेल या पूंछ। ये 3 चीज़ें होती हैं। हमेशा याद रखिएगा कि इनकी पूंछ किधर होती है, क्वेश्चन ये पूछता है। तो इनकी जो टेल होती है वो हमेशा सन से दूर होती है, ठीक है ना, सन के साइड में नहीं होती है। कॉमेट्स होते क्या है? तो कॉमेट्स के बारे में 3-4 पॉइंट्स दिया है, तो आपको टिक करना है सही या गलत का, ठीक है ना। फॉल्स और ट्रू आपको देखना है। पहला कह रहा है सूर्य के विपरीत दिशा में होते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल होते हैं, तो ये आपका एक पॉइंट सही हो गया। सौर पवन के सहायता से आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। दे प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ सोलर विंड, तो ये बिल्कुल सही है, सोलर विंड के सहायता से आगे बढ़ते हैं। पूंछ आयोनाइज्ड होती है, तो सही है, जब वो सूरज के नज़दीक पहुंचते हैं और सूरज की रोशनी से उनकी जो टेल होती है वो क्या होती है, आयोनाइज्ड हो जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यानी कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है कॉमेट के संदर्भ में। पहला तो सूर्य के विपरीत दिशा में चलते हैं, दूसरा सौर पवन की सहायता से आगे बढ़ते हैं, और तीसरा इनकी जो पूंछ होती है वो आयोनाइज्ड होती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब हेली कॉमेट के बारे में पढ़िए। हेली कॉमेट क्या है? हेली कॉमेट ऐसा कॉमेट है जो हर 76 ईयर बाद धरती के नज़दीक आता है और जो हमें दिखाई देता है, ठीक। तो हेली कॉमेट जो है अब कब आएगा? 2062 में आएगा। अब आपके लिए यहाँ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि लास्ट टाइम हेली कॉमेट
कब दिखा, ठीक है ना। 2062 में अगर आएगा तो इससे पहले कब दिखा था, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर बताना है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें सौरमंडल में जितने सैटेलाइट्स हैं किसी भी प्लैनेट के, उसके बारे में तो हमने जाना था कि बुध और शुक्र, ठीक है ना, यानी कि मरकरी और वीनस के कोई भी सैटेलाइट नहीं होती है। अर्थ की एक सैटेलाइट है, दैट इज़ कॉल्ड मून। मंगल की 2 है, फोबोस और डिमोस, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब डिमोस इज़ द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट अमंग ऑल द सैटेलाइट्स अवेलेबल इन आवर यूनिवर्स, सॉरी यूनिवर्स नहीं, सोलर सिस्टम। देन जुपिटर का वेल नोन 75+ सैटेलाइट्स हैं, और इसी तरह सैटर्न की इस समय मैक्सिमम सैटेलाइट्स है वो 80+ होती है, ठीक है। देन आता है यूरेनस एंड नेपच्यून, तो उनकी भी जो है 20 के अप्रॉक्स 15 to 20 सैटेलाइट्स जो है उनकी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ चीज़ें जाननी है तो अगर चंद्रयान 1 के बारे में एक थोड़ा सा डिस्कस मैं आपको कर दूं, बस उसके बारे में बता देता हूं कि SCSD से छोड़ा गया था, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया था PSLV C11 के द्वारा, ठीक है ना। PSLV C11 के द्वारा आपका चंद्रयान 1 छोड़ा गया था, ठीक है। कब छोड़ा गया था, तो ये बात है 2008 की, 2008 में इसको प्रक्षेपित किया गया था, ठीक। और इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर की स्थापना की गई थी उसी चंद्रयान पर नज़र रखने के लिए। कहाँ की गई थी, तो ब्यालालू में की गई थी, ओके। और इसी ने बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोकार्बन जो है उपस्थित हैं चंद्रमा के, ओके। फिर चंद्रयान 2 की बात आती है, तो चंद्रयान 2 जो है 2019 में छोड़ा गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसरो ने चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया। इसे छोड़ा गया था GSLV Mark 3 से, ओके। तो चंद्रयान 2 जो है वो GSLV Mark 3 से छोड़ा गया था वहीं सतीश धवन से छोड़ा गया था, ठीक। GSLV क्या होता है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल होता है। ये बड़े पेलोड्स को लेकर के जाती है और ये जियो सिंक्रोनस होती है, पोलर सैटेलाइट नहीं होती है, ओके। फिर काफ़ी मैंने बताया कि भारी लेकर के जाती है, तो लगभग 4000 किलोग्राम का लेकर के गई थी। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों था। तो कभी कभी नाम पूछता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो ऑर्बिटर था, इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर ले आऊँगा आपके लिए, लैंडर और रोवर। तो लैंडर था आपका विक्रम, ठीक है ना, और रोवर था आपका प्रज्ञान, ठीक। बाद में हुआ क्या कि 2019 में वो पहुंच तो गया, बट लगभग 2 किलोमीटर पहले लैंडर जो था हमारा विक्रम, उससे संपर्क टूट जाता है और फिर मतलब फाइनली ये मिशन फेल हो गया, चंद्रयान 2। बट लैंडर और रोवर का नाम जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ठीक है। तो मैंने आपको इसके अलावा एस्ट्रॉइड्स के बारे में बता दिया है। एक और वर्ड आता है ट्रोजन्स। ट्रोजन्स जो होता है वो आपके सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं, ऐसे क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक ना। वो उन्हीं के साथ, ग्रहों के 60 डिग्री के आसपास जो है उन्हीं के साथ बने रहते हैं। और बुध शुक्र के अलावा, सॉरी, बुध के पास ट्रोजन नहीं है, बाकी 6 प्लैनेट्स के पास है, जिसमें बृहस्पति, वरुण, मंगल, अरुण, शुक्र और पृथ्वी आती हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे, देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन। चलिए, फिजिकल ज्योग्राफी, हाँ, तो मैं बता रहा था एक पॉइंट और यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसरो जो है वो 1969 में इस्टेब्लिश हुआ है, 15 अगस्त को बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। पहले कुछ चीज़ें डिलीट कर ली जाएँ। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आता है, फिजिकल ज्योग्राफी में बेसिकली जो चैप्टर्स हम देखेंगे, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से फिजिकल ज्योग्राफी के हर चैप्टर को कोशिश करेंगे कि तेज़ी के साथ ख़त्म करें। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ओरिजिन होता है अर्थ का, ओरिजिन ऑफ अर्थ हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं इन चीज़ों को लिखते चल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्थ देखेंगे, ठीक है ना,
कितनी सारी धारणाएं थी, जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि अद्वैतवादी या पेरेंटल हाइपोथेसिस था, जिसमें कॉमेट हाइपोथेसिस, कांट की गैसियस हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास की आती है, ठीक है। उसके अलावा आपका चैम्बरलिन का आता है, टाइडल हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस आता है, इंटरस्टेलर आता है, बिग बैंग थ्योरी जो कि इस समय मॉडर्न है, और कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी जो कि एक्सेप्टेड थ्योरीज हैं वो भी आती हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भूगर्भिक इतिहास क्या है, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें हैं उसका क्या हिस्ट्री है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, किन किन चीज़ों से बनी है, किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, अंतर्जात बल जो इंडोजेनिक फोर्सेज हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे आती है, और हमारी जो खुद का इंडिया है वो कैसे फॉर्मेशन हुआ, गोंडवाना लैंड, पैंजिया क्या था, पैंथेलासा क्या था, गोंडवाना लैंड क्या थी, ठीक ना, अंगारा लैंड क्या था, किस तरह से यूरेशियन प्लेट से आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है टकराता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा जानेंगे भूकंप के बारे में और सुनामी के बारे में कि सुनामी क्या होती है, ठीक है, कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सुनामी को प्रभावित करती हैं। फिर आपका भूकंप जो होता है, जो भी अर्थक्वेक्स है, उसमें कौन सी वेव आती हैं, पी वेव, एस वेव, एल वेव, सबसे खतरनाक कौन सी है, धरातली वेव या एल वेव, किस तरह से घर गिर जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं, एपिसेंटर क्या है, हाइपोसेंटर क्या है, ठीक है। ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे कि वोल्केनोज कैसे आ रहे हैं, वोल्केनो के टाइम में लावा या मैग्मा में क्या डिफरेंस है, जो बाहर आ रहा है वो मैग्मा है या वो लावा है, ठीक है। जहाँ पर आपके वोल्केनोज आते हैं, क्या वहाँ पर फॉसिल फ्यूल उस तरह की चट्टानों में पाए जाते हैं, या फिर केवल मेटल्स ही पाए जाते हैं, या मटीरियल मतलब मेटालिक कंटेंट जो है बढ़ जाता है उस एरिया का, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस देखेंगे, बाहरी बल देखेंगे, भूपटल के विभिन्न उच्चावाच देखेंगे कि किस तरीके से आपका कहीं प्लेट्यू है, कहीं हिल है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, ठीक है, कहीं प्लेन्स हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। महासागरीय तरंग एवं धाराएं देखेंगे कि कौन सी ओशनिक करंट्स होती हैं, किस तरह की स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक ना। उसके साथ साथ हम लोग सैलिनिटी देखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे, कोरल्स देखेंगे, डिपोजिशन ऑफ कोरल देखेंगे कि प्रवाल या प्रवाल भित्ति क्या होती है। फिर डीकलरेशन ऑफ ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स देखेंगे कि किस तरह से प्रवाल विरंजन इस समय चल रहा है। आपका जो ऑस्ट्रेलिया है उसके ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पे या नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे जो कोरल्स की एक पूरी लाइन है, किस तरह से वो कट रही है पाइपलाइन बिछाने से, पेट्रोलियम के ट्रांसपोर्ट करने से, और वो कहीं ना कहीं मानसून को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। अल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, वायुमंडल देखेंगे, एटमॉस्फेयर क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। आपका ETM ST यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इन सब के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि ओजोन जो है वो मीजोस्फेयर में पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, या आपके ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है तो क्या अपर ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, बलून कहाँ उड़ते हैं, प्लेन्स कहाँ उड़ रहे हैं, जेट कहाँ उड़ता है, रेडियो वेव्स कहाँ पर वर्क करती हैं, ठीक है ना, आयोनाइज्ड कौन सा लेयर है, इसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे। फिर देखेंगे कि आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी क्या है, कैसे वो वर्षा से संबंधित है, कि रेन कैसे हो जाएगी, रेन गेज क्या होते हैं, फेदोमीटर क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि वर्ल्ड में किस किस टाइप की सॉइल्स पाई जाती हैं, लेटराइट सॉइल क्या है, ठीक है, आपकी कपासी मिट्टी क्या है, या आपका जलोढ़ क्या है, खादर क्या है, बांगर क्या है, तराई क्या है, ठीक है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल जो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, दैट इज़ कपासी, ठीक है। और लेटराइट मिट्टी पाई जाती है तो लीचिंग प्रोसेस क्या है, कैसे बनती है, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे बायोम, कहाँ पर टुंड्रा है, टैगा है, भूमध्य सागरी है यानी कि ट्रॉपिकल टाइप का है, फिर टुंड्रा, टैगा, उष्ण जो भी है, ठीक है, कुछ टोटल 9-10 जो बायोम है उनको हम लोग देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन टाइप या जिस टाइप के भी हैं। फिर हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, थोड़ा इकोसिस्टम के बारे में हल्का फुल्का पढ़ेंगे। अगर इसमें फर्दर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग देखेंगे कि क्यों पॉन्ड का जो आपका बनता है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वो उल्टा बनता है, एनर्जी का, बायोमास का, किस किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि 1986 में क्या समझौता हुआ, 1972 में क्या हुआ, 73 में बाघ संरक्षण आया, 1992 के आसपास से आपका हाथी संरक्षण आया, किस तरीके से क्या चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें अगर ज़्यादा डिटेल्ड होंगी तो मैं इसके लिए अलग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है स्टार्ट होगी तो हम उसे वहाँ लेकर के आएंगे। तो ये 9-10 चैप्टर जो मैंने आपको बताए या मोर देन दैट बताए, वो चैप्टर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर्स जो है समझ में आ रहे होंगे। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यूअस होंगे तो बिल्कुल आपको लेक्चर समझ में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।